नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान किताब 2 का अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे, और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इतना शानदार सफर इस चैप्टर का चल रहा था, सच में मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा था। और अब आपको आ रहा था या नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गजब का चैप्टर है, और मतलब ये किताब ही पूरी गजब की, बहुत शानदार किताब है। और अभी हमारी जो तैयारी चल रही है वो तैयारी चल रही है कलेक्टर बनने की। आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। और राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में एक शब्द दिया गया है उद्देश्य प्रस्ताव, और उस उद्देश्य प्रस्ताव के जो प्रमुख बिंदु हैं वो किस में बताए गए हैं, बॉक्स में बताए गए हैं। ओके, तो इसलिए हम इसको इससे कनेक्ट करने के लिए आज ये दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कैसे बाद में जाकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनते हैं, उद्देशिका बनते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, वो बनते हैं। क्या है ये सभी चर्चा, आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। अब देखिए, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि 1600 से लेकर करके 1947 तक, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चला हो और चाहे ब्रिटेन की सरकार का राज भारत पे चला हो, और इस समय में काफी आंदोलन हुए, काफी विरोध विद्रोह क्या है ब्रिटिश सरकार के हुए। जैसे मुख्यतः 1857 की क्रांति आप देख लीजिए, अलग अलग प्रकार के विरोध विद्रोह होते हैं। और इन विरोध विद्रोह से है ना, भारत के जो नेता हैं वो कुछ चीजों में क्या है, उनको सीखते हैं, कुछ चीजों से सबक लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये बातें सीखनी चाहिए। और जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा उस दिन हम इन बातों को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देश में भेदभाव बहुत था, महिलाओं के साथ, दलित पिछड़ी जातियों के साथ। तो क्या होता था, आंदोलनों में भी इनको नहीं लिया जाता था, दलितों को नहीं लिया जाता था, महिलाओं को नहीं जोड़ा जाता था। तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स सोचते थे यार ये खुद ही एक नहीं है, ये खुद ही यूनाइट नहीं है। तो ये बात धीरे 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 नेताओं को समझ में आई, हाँ यार बात तो सही है, हम खुद ही एक नहीं है। तो फिर ये बात वहां से एक सिद्धांत निकला नहीं कि जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे हम समानता का सीढ़ी लगाएंगे हमारे देश में, समानता, सब समान होंगे, सब बराबर होंगे, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। यार ये जो ब्रिटिशर्स हम पे शासन कर रहे हैं ये कोई सही शासन नहीं, गलत है। ये कहीं पर राजा अपने हिसाब से कुछ भी कर लेता है, जो इसको मन में आती है वो करता है, किसी को भी बंदी बना लेता है, उसका बेटा फिर राजा बन जाता है। ये व्यवस्था सही है, क्यों नहीं। तो बोला हमारा देश जिस दिन आजाद हो जाएगा ना, हम क्या करेंगे, लोकतंत्र करेंगे, डेमोक्रेसी करेंगे। सारी की सारी जो शक्ति है, ताकत है, वो किसको देंगे, जनता को देंगे। तो ये जो आंदोलन हुए उस समय, राष्ट्रीय आंदोलन हुए आजादी के लिए, उनकी विरासत हमें मिली हुई है। उससे हमने काफी कुछ सीख कर करके हमने ये तय कर लिया था कि जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा, जिस दिन भारत के कानून का निर्माण होगा, भारत के संविधान का निर्माण होगा, उस दिन हम इन बातों को हमारे संविधान में जोड़ देंगे, हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए हम ये काम करेंगे। तो काफी कुछ ऐसा था जो हम संविधान, जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उन्हीं समय हम लोगों ने तय कर लिया था, मतलब हम लोगों ने, मतलब हमारे नेताओं ने, उन्होंने तय कर लिया था कि आजादी के बाद ऐसा होगा, आजादी के बाद ऐसा होगा। और कुछ बातों पे क्या सबकी आम सहमति थी। तो आम सहमति वाले मुद्दे अगर अपन देखें तो 2-3 मुद्दे मैं आपको ऐसे बताता हूं जिसमें सब ये चाहते थे कि सहमति होनी चाहिए, आम सहमति थी, सभी राजी थे। एक तो सभी को क्या, लोकतंत्र चाहिए था, सब इस पक्ष में थे कि लोकतंत्र होना चाहिए, ना कोई राजा की व्यवस्था हो, ना कोई तानाशाह हो, ना कोई मिलिट्री का, सेना का शासन चले, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। और ये लोकतंत्र क्या है, ये है जनता की व्यवस्था। ये क्या है, जनता की व्यवस्था, जहां पे क्या हो, जनता सुप्रीम होनी चाहिए, जो पब्लिक है, जो पीपल है, वो सबसे पावरफुल होने चाहिए, वो टॉप मोस्ट पे होने चाहिए, वो सर्वोच्च होने चाहिए, और उसके नीचे सब है। तो जनता के पास व्यवस्था, जनता की व्यवस्था, जनता के पास सारी शक्ति, सारी सत्ता, सारी ताकत किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। ये लोकतंत्र हम लोग लागू करेंगे। और जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा उस दिन हम विकास करेंगे। किसका विकास करेंगे, पूरे समाज का, सभी का। अब इसमें क्या है, किसी विशेष समाज की बात नहीं करी, सभी की विकास करेंगे। परंतु यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं हैं, इन सबका विकास पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग काफी पिछड़ चुके हैं, काफी पीछे रह गए। हमें विकास सभी का करना है। और विकास का मतलब क्या है, विकास का मतलब होता है प्रगति, सुधार, ये विकास। इनकी स्थितियों में, इनके जीवन में सुधार होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। और जब हम सबका विकास करेंगे तो इससे क्या होगा, फिर देश का भी विकास होगा।
फिर से देश का विकास होगा। तो इन बातों पर पहले से एक आम सहमति बनी हुई थी कि जिस दिन भारत आजाद होता है और भारत अपने संविधान का निर्माण करेगा, उस दिन हम इन बातों को रखेंगे, लोकतंत्र रखेंगे, विकास करेंगे। और विकास जब हम कर रहे हैं समूचे समाज का, पूरे समाज का कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जो कि पिछड़ चुके हैं, जो गरीब रह चुके हैं, जो जातीय आधार पर या किसी भी आधार पर वो पिछड़ चुके हैं भारतीय समाज में, उनको समानता के आधार पर ला करके हम उनका विकास करेंगे। तो काफी हद तक जो काफी कुछ है क्या है, राष्ट्रीय आंदोलनों में ये बातें तय हो चुकी थी, बड़े बड़े नेताओं के बीच में ये बातें तय हो चुकी थी, ठीक है, कि हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं आजादी के बाद कर देंगे और आजादी के बाद इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में चलेंगी और वो बाकायदा लिखित होंगी किसमें, भारत के संविधान में। अब जब क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 से भारत का संविधान बनना तैयार हुआ, ओके, और 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को। तो अब वो समय आ चुका था जब क्या हो, भारत इन बातों को पूरा करे, वो नेता इन बातों को पूरा करे, लोकतंत्र की बात करें वो लोकतंत्र की बात पूरी करे, वो विकास की बात करें वो विकास लोगों को दे। तो यहां पर राष्ट्रीय आंदोलनों से हमें काफी कुछ मदद मिली है। और देखिए क्या होता है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे तो काफी कुछ हमें हमारी कमियां पता चल गई थी। कमियां जैसे कि भाई हम यूनाइट नहीं, हम एक नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, हम लोग बटे हुए हैं सब, ये कभी पता चल गई। फिर हमने सबको जोड़ा और ये कहा कि जिस दिन हम आज़ाद हो जाएंगे हम ये काम सही कर लेंगे, ओके। इस प्रकार से जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, भाई आप क्या करो, आप आज मुझसे पढ़ो, फिर आप टेस्ट दो, फिर टेस्ट दोगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा यार ये गलती है, ये सुधार करो। अब क्या, जब आप बार बार टेस्ट दे रहे हो तो आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा। पर अगर मान लो डायरेक्ट आप फाइनल एग्जाम में जाकर ही टेस्ट दो और एक रात पहले किताब उठाई, हाँ ठीक है रे कल दे देंगे रे यार, ठीक है, और डायरेक्ट जाकर के टेस्ट दोगे तो क्या आप अच्छा टेस्ट दे पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलतियों का पता ही नहीं है गलतियां क्या है। पर अब क्या हुआ, आपने पूरे साल पढ़ा है, पूरे साल टेस्ट दिए, आपको पता चल जाएगा नहीं यार यहाँ पे ये नहीं, ये लिखना है, तो हमें ये वाली बात लिखनी। तो हमें क्या है कि जब हम उस प्रैक्टिस वाले टाइम से गुजरते हैं ना, तो हमें हमारी गलतियों का पता चल जाता है और हम उन्हें फिर सुधार लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ, जब आंदोलन चल रहे थे ना, तो उन आंदोलनों में जब हमें कमियां पता चलती गई तो हमने सुधार करा उनमें और कहा कि जिस दिन भारत पे पूरे भारत के लोगों का राज होगा, उस दिन सिर्फ और सिर्फ किसका राज होगा, भारत के लोगों का ही होगा। और भारत के लोग में सभी वर्ग के लोग होंगे, सभी को समानता का अधिकार, सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। अगर यह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होता, अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, तो भारत में इतनी विविधता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, शायद ये सब मिलकर करके क्या है कि संविधान सभा में संविधान नहीं बना पाते। अगर उनको ये आधार नहीं मिलते कि हाँ भाई आधार मिल गए कि हाँ हमें लोकतंत्र रखना, हमें विकास करना, तो काफी कुछ ऑलमोस्ट हमें राष्ट्रीय आंदोलन से तैयार हो चुका था। तो संविधान सभा अब क्या कर रही थी, जो बातें राष्ट्रीय आंदोलन में हुई हैं उनको अब रियलिटी में ला रही है। अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, थ्योरेटिकल में था, हाँ चल रहा है, करेंगे। अब उनको सच में संविधान में डाल करके उनको लागू करवाने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रस्ताव क्या होता है। एक प्रपोजल रखना है, रेजोल्यूशन उसे इंग्लिश में कहा जाता है। एक प्रपोजल रखते हो, एक प्रस्ताव रखते हो। जैसे मैंने कहा क्लास 6 दिन होगी बच्चों, आप एग्री करते हो या नहीं करते हो? जैसे मान लो 1000 बच्चे हैं तो 700 ने कह दिया हाँ सर 6 दिन कर दो, तो 50% से ज्यादा बोल दिया हाँ, तो ठीक है, ये प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आपको राष्ट्रीय आंदोलन में से जिन कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से विचार, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिनको संविधान सभा में लाया गया, तो उनका अगर आपको एक सारांश देखना है, एक कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन क्या होता है, जैसे आप अभी तो पूरे 11-11, 12-12 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओके, फिर मैं बाद में क्या वन शॉट बनाया करूंगा, वो वन शॉट 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का। ये क्लासेस 40-40 मिनट की, अगर आप 10 क्लासें भी लगाते हैं तो 400 मिनट की हो जाती है, और वो 60 मिनट या 90 मिनट का होगा। पर उसमें क्या होगा कि पूरे इस चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाएगा, जो पूरा सारांश है, पूरा कंक्लूजन है। एंडिंग में जाकर के आप ये बात कह सकते हैं, वो वाली बात। जैसे कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा और एंडिंग में आपका लिखा हुआ होगा निष्कर्ष, तो निष्कर्ष या सारांश जो है वो एक ही बात है, ओके। तो अब राष्ट्रीय आंदोलन से कौन कौन से सिद्धांत, ऐसे कौन कौन से विचार संविधान सभा में लाए गए हैं, उनका अगर आपको निष्कर्ष या सारांश देखना हो तो नेहरू जी ने 1946 में एक प्रस्ताव लेकर के आए, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अब इसका नाम से पता चल जाता है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है,
आपका कुछ उद्देश्य है, आप कहते हो मेरा उद्देश्य है 12th में टॉप करना, मेरा उद्देश्य है आईएएस बनना, मेरा उद्देश्य है आईपीएस बनना, आपका ये ऑब्जेक्टिव है। हम कोई भी काम करते हैं एक उद्देश्य के साथ करते हैं। मैं पढ़ाता हूं, मैं इस उद्देश्य के साथ पढ़ाता हूं कि भारत के एक एक बच्चे में क्या हो, जो सोशल के सब्जेक्ट्स है उनके प्रति प्यार, इंटरेस्ट जगना चाहिए। वो समझे भारत की राजव्यवस्था को, समझे भारत के इतिहास को, समझे भारत की अर्थव्यवस्था को, समझे भारत के भूगोल को समझे। ये मेरा उद्देश्य है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं और क्या कहते हैं कि जो जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये हमारे संविधान सभा के उद्देश्य हैं। हमें इन्हीं आधारों पे क्या करना है, पूरा संविधान बनाना है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके हमें क्या करना है, काम करना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव में ऑलमोस्ट सारी की सारी वो बातें हैं जो क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलनों में कही गई थी, राष्ट्रीय आंदोलन के समय चर्चा करी गई थी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है सर संविधान सभा में? कब आएगा? 13 दिसंबर 1946 को आ जाएगा। कब आएगा? 13 दिसंबर 1946 को ये क्या होगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगा। और संविधान सभा इसको पारित कब करेगी? 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर देगी। पारित करने का मतलब क्या? पास कर दिया। हाँ बोले नेहरू जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, इन्हीं पर चर्चा करनी है। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी संविधान सभा में रखते हैं और 22 जनवरी 1947 को उसको पास कर दिया जाता है। संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। तो इसमें क्या बताया गया कि संविधान सभा के क्या क्या उद्देश्य होंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किन किन बातों को उनको ध्यान में रख करके काम करना है। आकांक्षा और मूल्यों का समाहित था। तो संविधान सभा की भारत के लोगों की क्या आकांक्षाएं थी, क्या डिजायर्स थी, क्या इच्छाएं थी, वो इसमें था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या मूल्य है, मूल्य का मतलब जो वैल्यूज है, किन किन विचारों का, किन की बात हमें करनी है, मतलब लोगों की आकांक्षाएं, संविधान सभा के में लोग बैठे, उनके वैल्यूज, उनके विचार, सब कुछ मिलाकर के ये समाहित था, सबका मिक्सचर था। हर चीज इसमें आपको उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलेगी। और आप लोग काफी बार अपनी काफी किताबों के फर्स्ट पेज पे देखते होंगे प्रस्तावना लिखा हुआ आता है, प्रियम्बल लिखा हुआ आता है। हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को गणतंत्र समाजवादी राष्ट्र, पूरा एक वो प्रियम्बल प्रस्तावना लिखी हुई आती। वो आप ये कह सकते हो कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है कहीं ना कहीं यही फिर हमारी प्रस्तावना का भी आधार बन जाता है। ऑलमोस्ट प्रस्तावना वही है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक लेक्चर प्रस्तावना पर भी लेकर के आऊं, प्रियम्बल पर भी लेकर के आऊं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या प्रस्तावना पर हमें एक लेक्चर बनाना चाहिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों में किन की बात करी गई, क्या बात करी गई, अलग अलग जो शब्द हैं वो शब्द क्या है, ठीक है, उन शब्दों का वो पूरी प्रस्तावना आपको क्लियर हो जाएगा। फिर वो आपको याद भी करनी होगी। और ये कौन है? ये है जवाहरलाल नेहरू जी। इसी प्रस्ताव के आधार पर, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता का भाव जोड़ा गया, स्वतंत्रता का भाव, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया है। तो अब इसी प्रस्ताव के आधार पर क्या है कि समानता, अभी हम वो पूरा प्रस्ताव पढ़ेंगे। समानता की भाव रखा गया, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता भी आगे चर्चा कर लेंगे। एक सार्वजनीन पहचान मैं आपको बताता हूँ। सार्वजनीन पहचान का मतलब है हम सबकी एक पहचान। हम क्या है, हम बटे हुए काफी है ना, जाति में मेरी ये जाति की पहचान है, मेरी ये धर्म की पहचान है, नहीं, हम की सबकी सिर्फ एक पहचान हो। तो इन एक पहचान, जो ऐसे बुनियादी बातें हैं, ये बुनियादी प्रतिबद्धताओं का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट। जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कमिटमेंट कर दी तो फिर आप पूरी संविधान सभा की सुन रहे सब, ठीक है। तो प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, तो ये जो बुनियादी जो फंडामेंटल कमिटमेंट्स थी जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, तो ये प्रतिबद्धताएं जनता से करी गई थी कि जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा सबको समानता दी जाएगी, लोकतंत्र होगा, ठीक है, सबकी एक सार्वजनीन पहचान होगी, संप्रभुता होगी, स्वतंत्रता होगी। तो वो बुनियादी जो प्रतिबद्धता है उनको क्या कर दिया गया? संस्थागत स्वरूप दे दिया गया। संस्थागत स्वरूप क्या है कि जैसे संसद, तो अब संसद बना दिया, तो संसद में क्या है कि भाई लोकतंत्र हो गया ना, संसद में लोकतंत्र हो गया, ठीक है। हम कहते हैं गणतंत्र, तो राष्ट्रपति गणतंत्र का ही स्वरूप है, ठीक है। न्यायपालिका, सबको न्याय मिलेगा, तो न्यायपालिका बनाई है हमने जो कि सबके साथ एक साथ व्यवहार करेगी, इस प्रकार। नोट, अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक लास्ट में जाकर के एक चैप्टर पढ़ेंगे, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये जीवंत दस्तावेज है, मतलब इसमें अगर आप भारत के संविधान में सिर्फ ये नहीं है कि नियम, कानून, कायदे ही बना दिए गए कि भाई सरकार ऐसे बनेगी, सरकार को आपको ऐसे चुनना है, सरकार ऐसे कानून बना देगी, सरकार ये कर सकती है, सरकार वो कर सकती है, वो कर सकती नहीं। ये जीवंत दस्तावेज है। इसमें हर समुदाय के लिए बारीकी में सोच कर करके उनके लिए काम करा गया।
सभी के लिए समानता, सभी के लिए न्याय की बात रखी गई। तो एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा संविधान कोई नियम और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, इससे भी अधिक है, बल्कि ये एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। तो ये एक ऐसी नैतिक प्रतिबद्धता को पूरी कर रहे हैं, एक मॉरल कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार संविधान बनवाएगा जो क्या करेगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय लोगों को आश्वासन दिया गया था, विश्वास दिया गया था कि हम जब आजाद होंगे तब आपके साथ बेहतर होगा, तो आश्वासनों को पूरा करेगी वो सरकार जो कि संविधान में लिखे नियमों के अनुसार बनेगी। ये मैंने एक आपको आंदोलनों की तस्वीर दिखाई है, लोगों से वादे करे गए और उन वादों को पूरा फिर संविधान के लागू होने के बाद सरकारें कर रही हैं। अब आ जाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। सबसे पहला जो पॉइंट डाला गया है वो है भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। अब इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब तो क्या हो गया? आजाद। पूर्ण रूप से हम क्या होंगे? आजाद होंगे। ओके। दूसरा वर्ड है संप्रभु। संप्रभु या आपको देखिए ये वर्ड अलग अलग जगह देखने को अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। संप्रभु भी देखने को मिलेगा, संप्रभुत्व भी देखने को मिलेगा, संपन्न प्रभुत्व भी देखने को मिलेगा। इसका अगर इंग्लिश में अगर आप वर्ड देखेंगे तो सोवरिन होता है। क्या होता है? सोवरिन होता है। इसका अर्थ क्या है? संप्रभु या सोवरिन का अर्थ यह है कि आप बिल्कुल फ्री हैं। किस मामलों में फ्री है? कि पहली बात तो क्या है कि आप भारी मामलों में, अंतरराष्ट्रीय जो मामले होंगे उनमें फ्री है। आज हमें चाइना के साथ संबंध रखने हैं या नहीं रखने, ये कोई दूसरा देश ना बताए। हमें पाकिस्तान के साथ संबंध रखने हैं या नहीं रखने, कोई दूसरा देश ना बताए। अमेरिका के साथ रखने या नहीं रखने, कि हम पे कोई दबाव नहीं बनाएगा, हम आजाद हैं। यहाँ पर अब ऐसा नहीं कि हमें ब्रिटेन बोलेगा तो हम जुड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम आजाद हैं। तो यहाँ पर एक तो अंतरराष्ट्रीय बाहरी तौर पर हमें क्या है? संप्रभु है, फ्री है। दूसरा, हम आंतरिक तौर पर भी फ्री है। हम हमारे देश के मुद्दों को इंटरनली हम हमारी प्रक्रियाओं के अनुसार पूरा करेंगे इसको, ठीक है। तो संप्रभु या सोवरिन का मतलब क्या है कि हम अब फ्री है, अब हम किसी के अधीन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ाया था तो मैंने आपको अधिराज्यों की स्थिति बताई थी, डोमिनियन स्टेटस की चर्चा करी थी। तो उसमें मैंने क्या कहा? जब तक भारत का संविधान बनकर के लागू नहीं हो जाता, भारत क्या होगा? ब्रिटेन का अधिराज्य होगा, या आप कह सकते हो डोमिनियन होगा, डोमिनियन होगा। परंतु यह बातें उद्देश्य प्रस्ताव में रख दी गई कि हमें संप्रभु बनना है, मतलब संविधान बनते ही हम इस डोमिनियन स्टेटस पे क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, हम ब्रिटेन के अधीन नहीं रहेंगे। तो हम बिल्कुल क्या है? फ्री हैं। गणराज्य या गणतंत्र जिसे आप कहते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था जहां पे जो देश का सर्वोच्च पद है वो क्या हो? निर्वाचित हो। पहले क्या हुआ करता था? पहले राजा बन जाता, राजा का बेटा राजा, पर अब ऐसा नहीं है। अब राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। हमने विधायकों को, सांसदों को चुना और फिर विधायक और सांसदों ने राष्ट्रपति को चुना। पर ऐसा तो नहीं है ना कि भाई रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, फिर उनकी बेटी या उनके बेटे राष्ट्रपति बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, फिर अब 5 साल बाद और कोई राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ऐसा कोई एक ही वंश के या एक ही लोग तो आ नहीं रहे, अलग अलग आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कही गई स्वतंत्र है, संप्रभु है और गणराज्य, ये तीनों शब्द आपको क्लियर। फिर दूसरी बात कही गई है भारत एक संघ होगा। संघ का मतलब क्या है? यूनियन। भारत क्या होगा? एक संघ होगा। अगर आप भारत के संविधान के आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक अगर आप देखेंगे तो उसमें यही चर्चा है। संघ का मतलब, यूनियन का मतलब क्या? भारत पूरा एक देश होगा, ठीक है। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा होगा, उसमें राज्य होंगे, पूरा एक संघ होगा, ओके। और अनुच्छेद 1 से 4 तक यही बता रखा है, ठीक है। भारत दैट इज इंडिया, भारत और इंडिया दोनों भारत के नाम है, दोनों नाम वैलिड है, दोनों नाम माने जाएंगे। और कौन से राज्य की क्या क्या सीमाएं रहेंगी, किसका नाम बदल सकता है, कौन बदल सकता है, कौन उसमें जुड़ सकता है, कौन नहीं, ये सारी बातें आती है। तो अब इस संघ का हिस्सा कौन कौन होगा? ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र। सबसे पहले तो ये बात कही कि ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र, तो जो पूरा भारत था और उसमें हमने क्या देखा? ब्रिटिश प्रांत थे और रजवाड़े थे। तो जो ब्रिटिश प्रांत के में भारत के इलाके में जितने भी क्षेत्र आते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? भारत के क्षेत्र कहलाएंगे। मतलब ब्रिटेन के अधिकार में जितने भी आने वाले क्षेत्र हैं वो क्या कहलाएंगे? भारतीय क्षेत्र कहलाएंगे। अभी तक आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है, अभी तक विभाजन को नहीं माना गया है। कैबिनेट मिशन आ गया था, कैबिनेट मिशन ने चुनाव करवा दिए और ये बात
कब कह रहे हैं नेहरू जी? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, ठीक है। और विभाजन की जो बात होगी वो 3 जून 1947 को होगी। तो अभी तक आपको यही मान करके चलना है यहाँ पर कि ब्रिटेन के अधिकार में जितना भी, मतलब जो ब्रिटिश भारत वाला पूरा इलाका था वो किसका होगा? भारत का क्षेत्र होगा। तो भारत की सीमा वो हो जाएगा। दूसरा, देसी रियासत, तो जितनी भी 565 वो देसी रियासतें हैं वो भी क्या होगा? भारत के संघ का हिस्सा होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कहा गया, देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, इन दोनों के अलावा अब कोई देसी रियासत है और कुछ ऐसा जो फिर भारत का अंग बनना चाहे, भारत में मिलना चाहे। जैसे मैं आपको बताता हूं 1974-75 में सिक्किम हमसे जाकर के मिला है। सिक्किम पहले भारत में नहीं था, वो 1974-75 में जाकर के मिला है और भारत का 22वें नंबर का राज्य सिक्किम बन जाता है। ओके, 22वें नंबर का राज्य सिक्किम बन जाता है। अगर आपको ये पूरा किस प्रकार से राज्य, कब कौन सा राज्य बना है, तो इसके लिए आप कल परसों ही क्लास 12th का लेक्चर 7 अपलोड हुआ है, लेक्चर 7 अपलोड हुआ है, उसको देखिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो भारत के संघ में, मतलब भारत की जो पूरी सीमा क्षेत्र है उसमें क्या क्या होंगे? ब्रिटेन के अधिकार वाले जितने भी क्षेत्र थे वो हो जाएंगे, देसी रियासतें, रजवाड़े हैं वो हो जाएंगे, और इन रजवाड़ों के अलावा भी और कोई ऐसा भाग है जो भारत में मिलना चाहेगा वो पूरा होकर के क्या बनेगा? एक भारत का संघ बनेगा, एक यूनियन बनेगा। फिर एक फीचर डाला गया संघवाद का। सबसे पहले तो आप समझिए संघवाद क्या होता है। संघवाद को हम इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। संघवाद या फेडरलिज्म क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि देश में 2 स्तर की सरकारें होंगी। एक होगी केंद्र सरकार, ये जो केंद्र सरकार है ये क्या होगी? पूरे देश के लिए होगी, ये पूरे देश के लिए होगी। और एक होगी राज्य सरकार, ये एक होगी राज्य सरकार। और ये जो राज्य सरकार है ये एक पर्टिकुलर उस राज्य के लिए होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है, तो पूरे देश में मोदी जी की सरकार। तो वो जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए, वो कोई भी काम करेगी उसका फायदा जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा, उसका फायदा तमिलनाडु में मिलेगा। पर योगी जी की सरकार कोई काम करेगी उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा? यूपी में मिलेगा। गहलोत जी की कोई सरकार काम करेगी उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलेगा। तो 2 सरकारें होंगी। अब इसमें ये बात कही गई, अगर एग्जैक्टली आप संघवाद का मतलब जानना चाहते हैं तो वो ये कहा जाता है कि जब 2 स्तर की सरकारें हों और दोनों के पास क्या हो? बराबर की पावर हो, बराबर की पावर हो। केंद्र सरकार अपना काम करे, राज्य सरकार अपना काम करे। केंद्र सरकार राज्य सरकार को परेशान नहीं करेगी और राज्य सरकारें केंद्र सरकार को परेशान नहीं करेंगी, ठीक है, दोनों अपना अपना काम करेंगी। वो व्यवस्था क्या कहलाती है? संघवाद कहलाती है। इसके विपरीत में एक और व्यवस्था होती है, वो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था या इंग्लिश में उसे कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। उसमें क्या होता है? पूरे देश में एक ही सरकार होती है, ये 2 स्तर नहीं होते, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, ये नहीं होती। एक ही सरकार होगी और वो पूरे देश को चलाएगी। और कहीं पर जैसे मान लीजिए कोई राज्य सरकार बना भी रखी है तो उसको केंद्र सरकार की सारी बातें माननी पड़ेगी, और अगर नहीं मानती तो उस सरकार को हटा भी देगी। जैसे कि आप चाइना में देख लीजिए, चाइना में एकात्मक शासन व्यवस्था है, वो एक ही सरकार है जो पूरे देश को चलाती है। तो संघवाद की बात कही गई है। संघ की इकाइयां, अभी इकाइयां क्या है? वो जो राज्य होंगे वो राज्य क्या होंगे? स्वायत्त होंगे। स्वायत्त का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस होंगे मतलब खुद चलाएंगे, मतलब अपने जो काम है वो खुद करेंगे, उनमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगे जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। अब संघीय सरकार, संघ सरकार, केंद्र सरकार एक ही बात है बच्चों। तो जो संघीय सरकार नहीं करेगी, मतलब ये कहना चाहता है वो सारे शक्तियों का इस्तेमाल करेंगी, पावर्स का इस्तेमाल करेंगी जो कि संघीय सरकार नहीं कर रही है। अब पहली बात तो यहाँ पे शक्तियों का मतलब क्या है, पावर्स का मतलब क्या है? पावर का या शक्ति का मतलब है यहाँ पे राजनीतिक शक्ति से चर्चा है, और उसका मतलब ये है कि निर्णय लेने की ताकत। भाई जैसे कि नोट बंद हुए तो मोदी जी ने बोला तो हमने मान लिया, पर मैं बोलता तो आप नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके पास ये ताकत है, ये निर्णय है, ये शक्ति है कि देश के लिए वो निर्णय ले, क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे राज्य राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने दवाइयाँ मुफ्त कर दी, हाँ, हमने सबने मान लिया, वाह 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 क्या बात है। मैं बोल दूं जाओ उस दुकान से दवाई मुफ्त खरीद लेना, मान लोगे क्या आप? और वो दुकानदार दे देगा? नहीं देगा, वो मेरी बात नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि गहलोत जी के पास शक्ति है, ताकत है, ये राजनीतिक शक्ति है निर्णय लेने की कि देश के लिए या राज्य के लिए हमें क्या करना होता है। अब क्या हुआ हमारे संविधान में? अब कल को मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लड़ ले, नहीं नहीं ये काम तो मैं करूंगा, वो बोले नहीं नहीं मैं करूंगा। तो इसके लिए क्या करा गया? 3 सूची बना दी गई, या आप कह सकते हैं 3 लिस्ट बना दी गई। कौन कौन सी लिस्ट है? पहली लिस्ट है संघ सूची।
संघ सूची, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट। इसमें वो सारे काम डाले गए जिनको सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार करेगी, उन पे कानून जो बनाएगी केंद्र सरकार बनाएगी। देखिए, कानून संसद बनाती है, कानून संसद बनाती है, पर मैंने आपको समझा चुका हूं कि पहले एक जो रफ बिल है वो तो तैयार सरकार ही करती है। सरकार ही तो सोचती है ये कानून लेकर के जाएंगे, वहां पास करवाएंगे। तो संघ सूची में वो सारे मुद्दे हैं जिन पे काम केंद्र सरकार करती है। इनमें राज्य सरकारें कुछ भी नहीं बोल सकती। फिर दूसरी सूची बनाएगी राज्य सूची। इसमें वो सारे काम डाले गए जिनको सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें करेंगी, केंद्र सरकार कुछ नहीं बोलेंगी। और फिर एक को लिस्ट बनाई गई जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची, या हम इसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, और इसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। समवर्ती सूची में ऐसे मुद्दे डाले गए जिसपे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। परंतु अगर दोनों के कानूनों में किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम केंद्र सरकार का कानून मान जाएंगे। हम किसका कानून मान जाएंगे? केंद्र सरकार का। तो संघ सूची में जो लिस्ट है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में जो है उसमें राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती में दोनों बना सकती है। पर अगर लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो हम केंद्र सरकार का मानेंगे। तो एक बात यह भी कही गई उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमें क्या करना है, संघवाद रखना है। शक्तियों का स्रोत जनता होगी। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संप्रभु, सॉवरिन, स्वतंत्र भारत, ठीक है। तो संप्रभु भारत जो सॉवरिन है, जो किसी के दबाव में नहीं है और आजाद है, उस भारत के संविधान की समस्त शक्तियां, ये संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता, ऑथोरिटी, इन सबका स्रोत, सोर्स कहां से? जनता है। मतलब इन्होंने क्या कहा है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जनता है, सबसे इंपॉर्टेंट लोग है। इसीलिए जो भारत की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा गया हम भारत के लोग। ये नहीं कहा हम संविधान सभा के सदस्य हैं, ये नहीं कहा गया। हम भारत के लोग भारत को इस प्रकार का एक देश बनाना चाहते हैं। न्याय, अब देश में सभी को न्याय मिलना चाहिए। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। अब देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि किसी के साथ जाति के आधार पर, किसी के साथ धर्म के आधार पर, किसी के साथ रंग के आधार पर, किसी के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उनको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। आर्थिक आधार पर मतलब किसी के साथ अमीर और गरीब होने के कारण भेदभाव नहीं होगा। और राजनीतिक या पॉलिटिकल न्याय का मतलब क्या है कि आपको ये जो राजनीतिक न्याय है, इसमें क्या आपको जो मतदान है वो सबको दिया गया है, वो आपको मिला हुआ है। भाई मैं भी वोट डाल सकता हूं, आप भी वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक न्याय है। और न्याय का मतलब क्या होता है? सही को सही और गलत को गलत होना चाहिए, वो न्याय है, ये जस्टिस है। ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि न्याय का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो सबको न्याय मिलना चाहिए, ये जैसा कि न्याय की देवी मैंने आपको दर्शाई। फिर बात करते हैं समानता, इक्वलिटी। समानता, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देखिए, अब एक एक चीज को समझिए। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूं एक्स, वाई और जेड, ये तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। एक्स मान लीजिए एक नेता है, वाई मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या अमीर व्यक्ति कह सकते हैं, और जेड जो है वो एक आम व्यक्ति है, आम आदमी है। अब अगर आप कानून के समक्ष, तो कानून का हम रूप किसको मानते हैं? न्यायालय को, कोर्ट को। तो कोर्ट के समक्ष ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। उनकी नजरों में क्या होंगे? बराबर होंगे। नेता ने अगर गलत कराया तो नेता को सजा मिलेगी, अमीर ने गलत कराया तो अमीर को सजा मिलेगी, और आम व्यक्ति ने गलत कराया तो उसको सजा मिलेगी। तो कानून के समक्ष क्या है? समानता है, सब बराबर है। ये ऐसा नहीं देखेगा कि नहीं ये तो नेताजी है, नेताजी है, ये अमीर व्यक्ति इसको छोड़ दो, ये आम आदमी इसको पकड़ लो, या आम आदमी छोड़ दो, जाने दो, ऐसा नहीं। कानून के समक्ष सब क्या होंगे? बराबर होंगे, समानता उनमें होगी। ये जो आपको तस्वीर देखने को मिलती है, इसमें जहां पे आंखों में पट्टी वो इसीलिए बांधी गई है कि भाई मैं अंधा हूं, अंधा, अब काफी लोग कहते हैं कानून अंधा है इसलिए पट्टी बांध। अरे ऐसी बात नहीं, वो इसलिए वो ये चीज ये दर्शाती है कि मैं देखती नहीं हूं कि कौन है, मैं जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही। और ये जो तराजू है वो बिल्कुल बराबर, इक्वल दिखाता है कि मेरे नजर में सब क्या है? बराबर है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा मतलब जो स्टेटस है, भाई सब अपने स्टेटस का बनाए रखना उसका, और अवसर, सबको अपॉर्चुनिटी जो है वो बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको समान अवसर जो है बराबर मिलेंगे, समान मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबको पढ़ने का मौका मिलेगा, सबको नौकरी करने का मौका मिलेगा, सबको अपने अपने हिसाब से व्यवसाय, बिजनेस जो करना है उस करने का सबको अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसकी समानता होगी। स्वतंत्रता की गारंटी।
कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए, आप पहली बात तो कानून की सीमाओं में रहते हुए और नैतिकताओं की सीमाओं में, नैतिकता मतलब मोरलिटी। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को सड़क पर जाकर के गाली बक रहे हैं, ये नैतिकता नहीं है, ठीक है। आप सड़क पर जाकर के किसी को थप्पड़ मार दें, ठीक है, ये कानून के खिलाफ है, ऐसा नहीं। तो कानून और नैतिकताओं की सीमाओं में रहते हुए आप भाषण दे सकते हैं, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, आप जिस भी धर्म पे विश्वास करते हो उस धर्म को मानिए, उसकी उपासना पूजा पाठ करिए, कोई भी व्यवसाय, कोई भी आपको धंधा बिजनेस करना है वो करिए। अब ऐसा नहीं है कोई, जैसे कि पहले के समय में महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थी, अब उनको ऐसा नहीं कह सकते तुम मार्केट क्यों जाती हो, तुम मार्केट में जाकर जॉब क्यों करती हो, तुमने दुकान क्यों खोली हो, ऐसा नहीं है। या कोई स्पेशल कोई जाति का वर्ग का व्यक्ति है, वो पहले उस जाति के हिसाब से काम करता था, अब उसको ये नहीं कह सकते तू यही काम कर। वो भी चाहे तो जो भी काम करना चाहता है वो काम कर सकता है। आप कोई भी संगठन बना सकते हो, पर वो संगठन शांतिपूर्ण रूप से अपना काम करे, किसी प्रकार के कोई हथियार लेकर के ना घूमे, ये देखो हम तलवारें लेकर के चलें, ऐसा नहीं। और कार्य करने, और आपको कोई भी कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा कौन देगा? हमारा संविधान देगा। यह उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ रहे हैं। फिर ये सारे के सारे काम आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में। ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? मौलिक अधिकारों में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो स्वतंत्रता की और सुरक्षा की आपको क्या गारंटी दी जा रही है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आजादी है। पिछड़े वर्गों को सुरक्षा, अल्पसंख्यकों को, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। अब देखिए, जब वैसे तो अभी तक विभाजन हुआ नहीं है, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 की बात चल रही है, तो भारत में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय रहेगा, जिनकी भी संख्या कम होगी उनको, और हजारों सालों से जो शोषण अत्याचार सह रहे हैं पिछड़ी जाति, जनजाति, दलित वर्ग के लोग, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उनको भारत में अपने आप को कमजोर महसूस करने की या पिछड़ा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, वो सुरक्षा संविधान देगा। अधिकारों की रक्षा, गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों और न्याय के अनुसार की जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, देखिए, गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, गणराज्य मतलब जो हमारा भारत है, ठीक है, उसकी जो क्षेत्रीय अखंडता है, क्षेत्रीय अखंडता मतलब जो पूरी एक यूनिटी, इंटेग्रिटी जो भारत की है, कभी भारत टूटना नहीं चाहिए, उस पूरी क्षेत्रीय अखंडता की, और जितने भी संप्रभु अधिकार है हमारे राष्ट्र के, उसके थल मतलब जमीन पर, जल मतलब पानी में, और आकाश मतलब आसमान में, इन सभी जगह हम इन अधिकारों की रक्षा करेंगे। और रक्षा कैसे करेंगे? जितने भी जो सभ्य राष्ट्र हैं पूरी दुनिया में, उन सबके जो कानून है उनके अनुसार और न्याय के अनुसार। हम किसी को मार करके हमारे एकता, हमारी जो इंटेग्रिटी है उसको नहीं बचाएंगे। हम शांति से, और जो कानून है, कानून के हिसाब से हम लोग चलेंगे, और कानून के हिसाब से चल करके ही हम हमारे थल, जल और आकाश में जो संप्रभु अधिकार है, हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता की सुरक्षा रक्षा करेंगे। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। तो विश्व शांति के लिए और मानव कल्याण के लिए, इनके विकास के लिए स्वेच्छापूर्वक मतलब अपनी इच्छा से ही क्या करेगा? पूरा योगदान भारत करेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि आर्टिकल जो 51 है उसमें विश्व शांति के लिए प्रावधान करे हैं भारतीय संविधान ने, ठीक है। ये एक तस्वीर मैंने दिखाई है, जो पक्षी है ये शांति का प्रतीक होता है, पीस का प्रतीक होता है। ओके, तो ये वो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पढ़ते हैं, और 22 जनवरी 1947 को उसे संविधान सभा पारित कर देती है। मतलब ये मुख्य उद्देश्य, इन सभी पर चर्चा हुई, और ये सारे उद्देश्य कहां से मिले हुए हमें? ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय से इन पर चर्चा चल रही थी। ओके, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही। अब हमारा मुख्यतः 2 टॉपिक बाकी रह गए। एक तो संस्था का जो संतुलन है, वो संस्थागत जो व्यवस्था है उनकी चर्चा करेंगे, और एक दूसरे संविधानों से हमने क्या क्या स्रोत लिए हैं, सोर्सेस क्या क्या लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद एक पूरा प्रस्तावना पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, और कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।